चले, तो पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था? पिछले क्लास में हमने पढ़ा ग्लाइकोलाइसिस। पिछले क्लास में क्या पढ़ा था? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में किसी को कोई दिक्कत? सबको कंप्लीट है? कितने प्रश्न इंपॉर्टेंट बनेंगे अगर शुरू से लिखा जाए तो? ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होते हैं बताओ? साइटोप्लाज्म में। ग्लाइकोलाइसिस अवायवीय में होंगे या वायवीय में? दोनों में होंगे। किस में होगा? दोनों में होंगे। ग्लाइकोलाइसिस में 6 कार्बन के कंपाउंड से क्या बनता है? 3 कार्बन। 3 कार्बन वाले का नाम क्या है? पायरुविक अम्ल। पायरुविक अम्ल कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। उसके बाद ऑक्सीजन अनुपस्थित या उपस्थित? अनुपस्थित। CO2 उपस्थित या अनुपस्थित? अनुपस्थित। उसके बाद ग्लाइकोलाइसिस के कितने चरण? 10। 10 में से कितने एटीपी बने? 4। 4 एटीपी जो बना उसको क्या बोलोगे? सबस्ट्रेट लेवल। क्या बोलेंगे? सबस्ट्रेट। कितने खर्च हो गए थे? 2। NADPH2 कितना बना? 2। अब इसको ले जाएंगे भाया ETS, तो ETS में कितने बनेंगे? 6 और 2 8। 8 तो हमारे नेट हो गए। अब ग्रॉस कितना हुआ? 10। डायरेक्ट कितना मिला था? इन द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस डायरेक्ट एटीपी 2। कितने? 2। सबस्ट्रेट पे 4। खर्च 2। खर्च 2। अब इसको कौन सा पाथवे बोलते हैं? EMP पाथवे। क्यों कहते हैं? 3 वैज्ञानिक थे। E का मतलब इम्बेडेन, M का मतलब मेयरहॉफ, P का मतलब पारनास। इसके नाम से इसका क्या नाम रखा? EMP पाथ। अब हम बात करेंगे जिसका नाम है लिंक अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? क्यों कहते हैं इसको लिंक? क्योंकि यह जोड़ता है ग्लाइकोलाइसिस क्रेब चक्र को। जोड़ कौन रहा है? लिंक। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? लिंक अभिक्रिया। लिंक अभिक्रिया कहां होगा मेरे दोस्त? तो ये होंगे कहां बताओ? ये होंगे पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। तो एक रिएक्शन जैसे उसका पढ़े वैसा इसका एक रिएक्शन देखेंगे। तो बताओ क्या था अपने पास? पायरुविक अम्ल। क्या था? पायरुविक अम्ल। अब ये किससे अभिक्रिया किया? एसिटाइल कोएंजाइम A। किसके साथ? कोएंजाइम A, एसिटाइल नहीं। क्या है? कोएंजाइम A। अब ये इससे क्या निकल रहा है? 2NADPH2। क्या निकला? 2NADPH2। अब ये बनाया 2 एसिटाइल कोएंजाइम प्लस 2 CO2। कहां चला गया? बाहर। अच्छा, यहां पे एक पॉइंट और नहीं दिया। किसकी उपस्थिति में था बताओ? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो जरा इसको हम अपने से लिखेंगे। क्या लिखना है बताओ? ग्लाइकोलाइसिस में क्या बना था? तो ग्लाइकोलाइसिस में बना 3 कार्बन का कंपाउंड था जिसका नाम क्या है? पायरुविक अम्ल। क्या नाम है इसका? पायरुविक अम्ल। और पायरुविक अम्ल किससे अभिक्रिया कर रहा है बताओ? कोएंजाइम A से। किससे कर रहा है बताओ? कोएंजाइम A। और कितने कोएंजाइम A अगर लिखा जाए? 2 पायरुविक एसिड है, 2 कोएंजाइम A है, और यहां पे क्या है? ऑक्सीजन क्या है? उपस्थित। ऑक्सीजन क्या है? उपस्थित। अब इससे क्या बना बताओ? इससे बन रहा है 2 एसिटाइल कोएंजाइम A प्लस क्या बना? 2NADPH2। देखो कहीं कहीं ना NADP ही लिखते हैं, हाइड्रोजन नहीं लिखते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन जुड़ गया तो क्या हो गया? अपचायक शक्ति। तो इससे कोई अंतर नहीं, इतना घबराना मत। अब NADP आ जाए, NADPH2 रहे। अब यहां से कितने मॉलिक्यूल्स बताओ बाहर? यहां से बाहर हो रहे हैं। कितना हो रहा है? CO2। कौन बाहर हो रहा है? 2 CO2 कहां हो रहे हैं? बाहर। और यहां बता रहा है आपको 2NADP। क्या बना है? NADP। H2 जोड़ देना आप। अब हम देखते हैं कि इससे कितने, अगर ये भाया ETS में जाएगा, किसके भाया जाएगा? भाया ETS, तो कितने ATP बन जाएंगे? 2 × 3। कितने ATP का निर्माण करेगा? 6। अच्छा बताओ, ग्लाइकोलाइसिस में अभी कितना ATP आप बना लिए थे? ग्लाइकोलाइसिस में बन गया था 6 + 2। टोटल कितने ATP बन गए? 8। आप जानते हो कि एक ग्लूकोज से कितना ATP बनते हैं? 38।
38 या 36, ये दोनों पे चर्चा करेंगे। अभी हम रखते हैं 38 या 36 कैसे होता है। ये खेल है 2 एटीपी ग्लाइकोलाइसिस में जो खर्च हो गया ना, उसकी खेल है। 36 38, अभी हम 38 रखें, कितना रखेंगे बताओ? 38। तो 38 ग्लाइकोलाइसिस में कितने एटीपी मिले आपको? 8। उसके बाद आओ यहां पे कितने मिल गया? लिंक रिएक्शन में 6। और सब किसके? भाया किस में जा रहे हैं? ईटीएस। भाया किससे जा रहे हैं? ईटीएस। ये ध्यान। तो अब 8 एटीपी तो आपको मिल गया, 6 एटीपी मिल गए। हमें चाहिए कितना? एक ग्लूकोज से कितना एटीपी चाहिए? 38। कितना चाहिए? 38। तो ये 6 का काम कर लिए। अब हम आगे बढ़ेंगे 6 वाले में। देखो कुछ कुछ। अच्छा, लिंक रिएक्शन में बताओ क्या क्या प्रश्न बनेंगे? कहां पे होता है? पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। ऑक्सीजन क्या था यहाँ पे? उपस्थित। CO2 पहली बार क्या हुआ? रिलीज हुआ। CO2 क्या हुआ? रिलीज हुआ। क्या प्रोडक्ट बनते हैं? तो 2 बनेगा। क्या बनेगा? एसिटाइल कोएंजाइम ए। क्या बनेगा? एसिटाइल कोएंजाइम ए। कितने कार्बन का कंपाउंड है? 2 कार्बन का। तो 3 कार्बन के कंपाउंड कितने में बनते हैं? 2 कार्बन के कंपाउंड में। किस में? लिंक अभिक्रिया में। किस में बनेंगे? लिंक अभिक्रिया में। और उसके बाद भाया ईटीएस कितने एटीपी? कितने एटीपी? 6। कितने एटीपी? 6। NADPH2 कितना बना? 2। कितना बना? 2। अब सारे पॉइंट याद है अभी तक जो पढ़े जरा बताना। ग्लाइकोलाइसिस का एक लाइन कितना एटीपी बना था? 2 एटीपी। भाया हुआ नहीं बात करें। प्लस कितना? 2 NADPH2। सही बात है। लिंक रिएक्शन में आप बताओ कितना बन गया? लिंक रिएक्शन में अभी तक आपको बना 2 NADPH2। कितना बना? 2। अब भाया ETS की बात कर दे तो, भाया ETS की बात करें तो 6 और 2 कितना? 8। और यहां कितना? 6। और 8 और 6 कितना? 14। कितने एटीपी बना लिया आपने? 14 तक चले। अब आगे बढ़े। अब हम बात करेंगे क्रेब चक्र की। किसकी चर्चा करेंगे? क्रेब चक्र। क्रेब चक्र में क्या होता है? क्रेब चक्र को क्या क्या नाम बोलते हैं? देखो यहीं से प्रश्न आएगा। क्रेब चक्र को हम बोलते हैं TCA चक्र। क्या नाम बोलते हो बताओ? TCA। तो TCA चक्र ए अभी ऐसे ही याद रखो। TCA का पूरा नाम ट्राई सिट्रिक एसिड। क्या है? ट्राई सिट्रिक एसिड। तो ये भी चक्र इसको बोलते हैं। अच्छा, सिट्रिक अम्ल चक्र, और इसको बोलते हैं एम्फीबोलिक चक्र। क्या बोलते हैं? क्योंकि इसमें केटाबोलिक एनाबोलिक दोनों क्रिया होते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या है? एम्फीबोलिक। क्यों? क्योंकि इसमें केटाबोलिक प्रोसेस और एनाबोलिक प्रोसेस दोनों होते हैं। टूटना जुड़ना दोनों, टूटना और जुड़ना दोनों क्रिया चलते हैं किसमें? क्रेब चक्र में। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? एम्फीबोलिक। चलो अब जो है क्रेब चक्र को सबसे पहले वैज्ञानिक थे वो बताए थे, इनका नाम था हेंस क्रेब। क्या नाम है? हेंस क्रेब। और इसे कौन सा चक्र बोलते हैं? TCA चक्र बोलते हैं। इसे सिट्रिक अम्ल चक्र इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसका पहला उत्पाद बन रहा है सिट्रिक एसिड। पहला प्रोडक्ट क्या बनता है? सिट्रिक एसिड। इसीलिए इसको हम बोलते हैं सिट्रिक अम्ल चक्र। क्या बोलते हैं? सिट्रिक अम्ल। अब देखो, अब आप यहां से समझना इसमें बनते क्या क्या है। ये भी कितने स्टेप है? 10। कितना स्टेप है? तो छोटा छोटा प्रश्न बताओ। ऑक्सीजन उपस्थित या अनुपस्थित? जहां माइटोकॉन्ड्रिया वहीं ऑक्सीजन। CO2 रिलीज होगा या नहीं? क्योंकि जलेगा तो क्या होगा? CO2 रिलीज होंगे। मैंने आपको क्या बताया था? 2 कार्बन की कंपाउंड किस में बन जाएंगे? CO2 में। कहां हो रहा है ये क्रिया? तो ये हो रहा है मैट्रिक्स में। कहां पे हो रहे हैं? मैट्रिक्स में। तो छोटी छोटी पॉइंट आपको याद होनी चाहिए। छोटी छोटी पॉइंट क्या क्या है? TCA चक्र कहते हैं, हेंस क्रेब, उसके बाद सिट्रिक एसिड पहला उत्पाद बना, दूसरा ऑक्सीजन उपस्थित, तीसरा CO2 रिलीज होंगे। कहां हो रहा है? मैट्रिक्स में होंगे। कहां होंगे? मैट्रिक्स में। 10 चक्र है ना, 10 अम्ल बनते हैं। 10 चक्र है तो 10 अम्ल बनते हैं। 10 चक्र है 10 एसिड बनते हैं। और इन एसिड में सबसे इंपॉर्टेंट ये याद रखना है, अल्फा कीटोग्लूटरेट।
तो ये कितने कार्बन के हैं? 5 कार्बन के। कितने कार्बन के हैं? 5। अच्छा, ये पूरी चरण याद रखेंगे ना? देखो अब आप ग्लाइकोलाइसिस से आपको क्या मिला है अभी तक लिंक रिएक्शन से? बताओ। तो लिंक रिएक्शन तक आपको मिला था एसिटाइल कोएंजाइम ए। बताओ यहां तक में दिक्कत? अब ये एसिटाइल कोएंजाइम ए पहली बार जुड़ रहा है किससे? तो ये जुड़ते हैं यहां से, इसमें उल्टा दिया है, एसिटाइल कोएंजाइम ए जुड़ते हैं OAA के साथ। किसके साथ जुड़ते हैं? OAA। OAA क्या है? ऑक्जेलो एसीटेट। क्या नाम है? ऑक्जेलो एसीटेट। अब ये बनाते हैं साइट्रेट, आइसोसाइट्रेट, मत याद रखना, मैं बोल रहा हूं अल्फा कीटो ग्लूटरेट। उसके बाद क्या है? सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, सक्सिनेट, फ्यूमरेट, मैलेट, ऑक्जेलेट। ये हो गए। इसको याद नहीं करना है। कितने चरण है बताओ? 10 चरण। और 10 चरण में बनते हैं 10 एसिड। कितने बनते हैं? 10 चरण में 10 अम्ल बनते हैं। उनमें से कुछ 4 कार्बन के होते हैं, कुछ 5 कार्बन के होते हैं, कुछ 6 कार्बन के होते हैं, लेकिन अपने को याद रखना है 5 कार्बन। 5 कार्बन के एक यौगिक है जिसका नाम है अल्फा कीटो ग्लूटरेट। क्या नाम है? अल्फा कीटो ग्लूटरेट। तो चलो ये सही है। अब हम देखते हैं इसमें कितने जगह एटीपी। देखो NAD से NADH2 ये हो रहे हैं, SAD FAD, यहाँ NAD बन रहे हैं, 1 2 यहाँ एटीपी और यहाँ NAD। देखना अब सारे 10 स्टेप दिखा दिया, ये 8 स्टेप ही दिखा रहा है, 8। यहां देखें क्रेब चक्र, सिट्रिक एसिड, MP खोज हेंस क्रेब ने किसके? कबूतर के मांसपेशियों में। तो क्या करोगे? मसल्स ऑफ कबूतर को क्या कहते हो इंग्लिश में? पिजन। पिजन पी तो हो गए अरहर, पिजन। TCA का ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है? ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड। सिट्रिक एसिड बोल दिया उधर। ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड कहां होता है? मैट्रिक्स में। और इसमें प्रथम उत्पाद क्या बनते हैं? अभी बताया हूं। क्या बनेगा? सिट्रिक एसिड। इसीलिए इसको कौन सा चक्र बोलते हो? सिट्रिक एसिड चक्र बोलते हैं। इस चक्र में उपचय का मतलब केटाबोलिक और एनाबोलिक दोनों क्रियाएं होते हैं, इसीलिए क्या नाम रखा? एम्फीबोलिक। अभी तो बोला था आपको एम्फीबोलिक। एम्फीबोलिक इंपोर्टेंट है। एम्फीबोलिक क्यों बोलते हैं? एम्फी का मतलब होता है बोथ। एम्फी का मतलब बोथ। इसमें दोनों क्रिया होते हैं, केटाबोलिक एनाबोलिक दोनों होते हैं, इसीलिए क्या बोलते हैं? एम्फीबोलिक। चलो आगे। इस चक्र में 5 कार्बन का एक एसिड बनता है जिसका नाम है अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, ये याद रखोगे। अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड कितने कार्बन के कंपाउंड है? 5, जिसका नाम क्या है? अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। इस चक्र में कितने ऑर्गेनिक एसिड बनते हैं? ऑर्गेनिक एसिड की बात किया तो कितने? 10। 5 कार्बन वाले एसिड, देखो 4 कार्बन का 5 एसिड बनते हैं। नाम क्या है? मैलिक, फ्यूमेरिक, OAA, सक्सिनिक, सक्सेनाइल। कितने कार्बन, कितने एसिड बन गए? 5। कितने कार्बन का है? 4। 4 कार्बन का कितने एसिड बन गए? 5। कौन कौन? तो ये यहां लिखा हुआ है देखो, मैलिक, तो ये मैलेट, मैलिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, सक्सिनाइल। तो ये अपने पूरा ऐसे याद नहीं रखना है फालतू का, अब डायरेक्ट मैंने यहां लिख दिया। मैलिक, फ्यूमेरिक, OAA ध्यान रखना है। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड कितने कार्बन का है? 4, बस। 5 कार्बन का बनेगा 1 और उसका नाम क्या है? अल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल। कितने कार्बन का? 5। कितनी संख्या? 1। तो टोटल कितने बन गए? 5 और 1 कितना हो गया? 6। बचे हैं कितने? 4। तो 4 बनेंगे कितने? 6 कार्बन वाला। कौन कौन? सिट्रिक एसिड, सिस एकोनिएट,
आइसोसिट्रिक, ये सब कुछ याद मत रखना, ठीक है। केवल क्या याद रखेंगे, 5 कार्बन वाला अल्फा कीटो, और ओ ए कितने कार्बन का है, 4, ओ ए कितने, 2 एसिड याद रखना है बस। टोटल एसिड कितने बन गए, 10। अब बताओ एक चक्र में, अब बताओ कितने चक्र चल रहे थे, ये इंपॉर्टेंट है कि भाई चक्र कितने चल रहे थे। चक्र कितने चलेंगे, 2 चक्र, क्योंकि उधर से आ रहा था घूम के क्या, 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो अभी आपको एक एसिटाइल कोएंजाइम ए जुड़ेगा किसके साथ, ओ ए के साथ, ठीक है। और ये इस तरह से चक्र चल रहे हैं, इसका नाम क्या है, क्रेब चक्र। क्या नाम है, क्रेब। तो एक एसिटाइल के लिए एक चक्र, तो कितने एसिटाइल है, 2, तो कितने चक्र चलेंगे, 2। ये इंपॉर्टेंट, कितने चक्र चलेगा, फिर से मैं पूछ रहा हूं। अब बताओ, अच्छा एक चक्र में पहले बनता क्या है, एक चक्र में 3 NaDH2 बनते हैं, NaDH2, उसके बाद एक FADH2 बनता है, एक FADH2 बनते हैं, और एक क्या बन गया, GTP। कितना बन गया, 3 NaDH2, एक FADH2 और एक GTP। सुनना आप ध्यान से, अब समझने की बारी है। ऊपर सबसे पहले कार्बन 6, क्या आया था यहां से बताओ, 3 कार्बन का, 3 कार्बन के कितने यौगिक बन गए, 2। क्रिया क्या कहलाया, ग्लाइकोलाइसिस। नेट उत्पाद पूछ रहा हूं, 2 NaDH2 बने, NADPH2, सही बात है, और 2 क्या बन गया था आपका, ATP। टोटल अगर मैं इससे जोड़ूं तो कितना बन जाएगा, 8। यहां तक में कोई दिक्कत, 6 इससे, 2 इससे, 8। अब ये क्रिया जो है यहां पायरूबिक एसिड बना है, क्या बन गया है, पायरूबिक एसिड। पायरूबिक एसिड किसके उत्पाद है अगर पूछा जाए तो, ग्लाइकोलाइसिस का। अब ये कितने हैं मेरे दोस्त, 2। तो कितनी चक्र होंगे, 2 चक्र होगा किसका, लिंक रिएक्शन का। किसका होगा, लिंक रिएक्शन, क्योंकि कितने हैं, 2 है, तो चक्र भी कितना होगा, 2 चक्र। तो एक से कितने निकलते हैं, एक से निकलता है एक NaDH2, एक से एक NaDH2, तो 2 चक्र से इससे कितना निकलेगा, 2 NaDPH2। तो कितना हो गया भाया ETS, भाया कहां जाना है आपको, ETS। तो भाया ETS में कितने ATP हो गए, 6, और इधर टोटल कितना हो गया, 8। ग्लाइकोलाइसिस में कितना, 8, लिंक में कितना, 6। अब हम आते हैं 2 वाले जो बना, यहां से क्या बनेगा, 2 कार्बन का कंपाउंड, इसका नाम क्या है, एसिटाइल कोएंजाइम ए। क्या नाम है, एसिटाइल कोएंजाइम। कितने हैं, 2 है, तो चक्र भी कितना होगा, 2। कौन सा चक्र चलेंगे, क्रेब चक्र। कितने चक्र चलेंगे, 2। और क्रेब चक्र के एक चक्र में क्या क्या बनता है, तो यहां से बनते हैं 3, तो बनता है क्या, NaDPH2, एक क्या बना, FADPH2, और एक क्या बना, GTP। भाया ETS में जाऊंगा तो 3 इंटू 3 कितना, 9, 1 इंटू 2 कितना, 2, 1 इंटू 1 कितना, 1, क्योंकि FADH 2, तो 9 2 11, और 1 की कितना, 12। कितने चक्र चलेंगे बताओ एक चक्र में, तो 2 चक्र चलेगा यहां से, 2 इंटू 12, कितने आंसर जाएंगे यहाँ पे, 24। कितना, 24। बताओ ग्लाइकोलाइसिस में कितना, 8, लिंक में कितना, 6, और क्रेब में 2 चक्रों में कितना, 24। तो कितना बना आपका, 24 और 6 30, और 30 और 8 कितने ATP आपको बनाना था, 38। कितने बनाना था, कंप्लीट है, 38 बना दिए। अब आपको याद हो जाएगा सब, कितने ATP बना दिए आप, 38। कितने बना दिए बताओ, एक क्रेब चक्र से कितना ATP बनता है, 12।
2 क्रेब चक्र से 24, लिंक से 6, ग्लाइकोलाइसिस से 8। अगर आपके एग्जाम में इस तरह से पूछ लेता कि बताओ एक ग्लूकोज से कितना एटीपी, तो क्या बोलोगे 38 एटीपी, एकदम इजी। तो एक ग्लूकोज से अब क्या बना था, 2 बन गया था 3 कार्बन के कंपाउंड जिसका नाम क्या है, पायरुविक एसिड। फिर 2 कितना बना, 2 कार्बन के कंपाउंड जिसका नाम क्या है, एसिटाइल कोएंजाइम ए। उसके बाद अपना हुआ था ETS। कौन हुआ, ETS। पहले में क्या बना, पहले अगर पूछा जाए 1 से पूछा तो 38, लेकिन कोई एग्जाम यहां से पूछ ले कि 2 पायरुविक एसिड से बताओ कितने एटीपी बनेंगे, 2 पायरुविक, तो ये वाले माइनस कर लेना। जहां से पूछे वो चरण हटा देंगे, यहां से पूछा तो ग्लाइकोलाइसिस क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो पायरुविक, 2 पायरुविक एसिड से कितना एटीपी बन जाएगा, 38 में से 8 हटा दो तो कितने बन जाएंगे, 30। और 1 से पूछ लेता मेरे दोस्त तो 15। 1 से पूछता तो ऐसे प्रश्न आएंगे तो मजा ला दोगे। अब एसिटाइल कोएंजाइम से पूछ ले तो 2 चरण हटा दो, पहला चरण हट गया, दूसरा चरण हट गया, दूसरे में 6 एटीपी और पहले में 8 एटीपी, ये दोनों हट गए तो केवल कौन 24, यानी 2 एसिटाइल पूछ लिया तो इससे 24 और 1 पूछ लिया तो इससे 12। कर लोगे अब कोई प्रश्न, बताओ एक ग्लूकोज से कितने एटीपी, 38, एक पायरुविक एसिड से, एक पायरुविक से, 2 से तो 30 और 1 से 15। जहां से पूछे उसके पहले की स्टेप क्या कर देना है, हटा। एसिटाइल कोएंजाइम से पूछे तो ये और ये माइनस, ये और ये माइनस। एसिटाइल 2 से 24, 1 से 12, 2 पायरुविक एसिड से 30, 1 से 15। ठीक है, हाँ यही चीज दिया है फालतू, कर लोगे ये सब। देख 2 पायरुविक एसिड से 30, एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीडेशन से कितने, जल्दी जल्दी कर देता हूं, कितने एटीपी 30। एक ग्लूकोज से कितना 686 किलो कैलोरी है और केवल रहता था 1 किलो कैलोरी में 1000 से गुना हो गया। एडीपी का एटीपी में अपघटन होने से 12000 किलो कैलोरी ऊर्जा बनती है, एक एटीपी से इतना ऊर्जा प्राप्त होते हैं। ठीक है, पहले भी लिखाया था। अब है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, क्या है, ETS। ETS में कुछ नहीं, पर देख लो ETS में इस तरह से क्या है, अल्टीमेट हमें निकलना क्या है, ATP। किसका सिंथेसिस करना है, यही एक पॉइंट पढ़ना है, किसका सिंथेसिस, ATP। और ये कहां होते हैं बताओ, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे। कहां होगा, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इसके लिए एक इंपॉर्टेंट है जिसका नाम क्या है, साइटोक्रोम। कौन है, साइटोक्रोम। साइटोक्रोम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का वाहन करेगा, कैरियर करेगा। तो ये सब प्रश्न पूछते हैं। अब है ग्लाइकोलाइसिस तथा क्रेब चक्र से निकलने वाला NADPH2 और FADH2, क्योंकि इसको हमारे सेल पहचानता नहीं है, तत्का क्या करेगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसका निर्माण होगा, ATP का। और इसको कौन सा ATP बोलेंगे, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्या बोलोगे, ऑक्सीडेटिव। इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, ETS। ETS क्या है सर, हमें डॉलर और यूरो वाले नहीं चल रहे थे, उसको किस में कन्वर्ट करना है, रुपया में। इसे हम क्या बोलते हैं, ETS। क्या बोलेंगे, उसको ETS बोलेंगे। समझ रहे हो, उसको तो पैसा कन्वर्ट किया ना। ETS किसको बोलेंगे, FADH2 NADH2 को किस में कन्वर्ट करना है, ATP में। ETS की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के कौन सा कण पे होगा, F1 कल, जिसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीसोम। ऑक्सीसोम कहां होते हैं, क्रिस्टी में। और क्रिस्टी कहां होता है, कंप्लीट है, कुछ नहीं, बस काम कंप्लीट। ETS में कितने प्रकार के साइटोक्रोम होते हैं, 5। साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम A, और अंतिम कौन है, ये ध्यान रखना, साइटोक्रोम A3। कौन है, साइटोक्रोम A3। तो आपसे पूछेगा अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्रहण कौन करता है, साइटोक्रोम A3। स्टार लगा लिए हमारे साथ। अब साइटोक्रोम में कौन सा तत्व होते हैं, तो आयरन। कौन सा एलिमेंट होते हैं, आयरन, परमाणु। लेकिन साइटोक्रोम A तथा साइटोक्रोम A3 में आयरन के साथ साथ, आयन नहीं है, आयरन, आयरन के साथ साथ कॉपर भी पाया जाता है।
किसमें? साइटोक्रोम ए तथा साइटोक्रोम A3 में आयरन के साथ साथ क्या पाए जाते हैं? आयरन तो पाया ही जाएगा, इसके साथ साथ क्या पाए जाते हैं? कॉपर। जनरली अगर पूछा जाए साइटोक्रोम में क्या पाए जाते हैं? आयरन है, उसके बाद कॉपर। साइटोक्रोम A3 क्या है? मैंने बोला ये प्रश्न पूछेगा, क्या है? ETS का अंतिम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। एक्सेप्टर का मतलब ग्राही, लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और श्वसन श्रृंखला यानी रेस्पिरेशन चैन में ऑक्सीजन का परमाणु अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही, यानी रेस्पिरेशन जो चैन बना हुआ है लास्ट, उसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन ग्रहण कर रहा है? तो ऑक्सीजन। कौन कर रहा है? ऑक्सीजन। तो ये ध्यान रखोगे। ETS में अंतिम कौन कर रहा है बताओ? साइटोक्रोम A3, लेकिन रेस्पिरेशन के जो चैन है उसमें अंतिम एकदम इलेक्ट्रॉन कौन ग्रहण कर रहा है? ऑक्सीजन। बस। अब है कीमोऑस्मोटिक थ्योरी, ये भी एक ध्यान रखना है। क्या है? कीमोऑस्मोटिक थ्योरी। तो ये प्रोटॉन ग्रेडियंट पे काम करता है। किस पे काम करेगा? प्रोटॉन। देखो कौन सा दिख रहा है यहाँ पे सारे, तो ये दिख रहे हैं H+, 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 इसको बोलते हैं प्रोटॉन। क्या बोलते हो? प्रोटॉन। तो ये थ्योरी किस पे काम करता है? प्रोटॉन ग्रेडियंट पे। किस पे काम करेगा? प्रोटॉन ग्रेडियंट पे। तो देखो, और इसको बताया था किसने? माइकेली ने। यह सिद्धांत प्रोटॉन ग्रेडियंट यानी H+ आयन पे क्या करता है? काम करता है। प्रोटॉन ग्रेडियंट का मतलब लो से हाई की ओर। क्या है? लो से हाई। यह माइटोकॉन्ड्रिया की कहां होते हैं बताओ? आंतरिक, इनर मेम्ब्रेन में। ये भी कहां होते हैं? इनर। केवल इनका ये वैज्ञानिक पे स्टार लगा लेना। कीमोऑस्मोटिक थ्योरी किसने दिया था? माइसेली ने। किस पे काम करता है? प्रोटॉन सिद्धांत पे काम, प्रोटॉन ग्रेडियंट के सिद्धांत पे काम करता है, लो से हाई। ठीक है? कहां होते हैं? तो ये भी कहां होता है बताओ? माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे। अब हम जो करेंगे लास्ट टॉपिक है हमारा, जिसका नाम क्या है? रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट, यानी कि श्वसन गुणांक। क्या है? श्वसन गुणांक।